नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका वंदना बाजपेयी जी की लिखी कहानी कीबोर्ड पर नायिका। 9 बजने वाले थे। 10 बजे निकलना था। मैंने तैयार होने के लिए अलमारी खोली। सभी कुछ वैसे ही रखा था। 3 रंग की चूड़ियां, सफेद सलवार कुर्ता और तिरंगा दुपट्टा, तिरंगी बिंदी और श्रव्या द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए तिरंगे झुमके, जो मेरे कार्यक्रम की बात सुनते ही श्रव्या ने पत्थर और कार्ड पेपर से खुद बनाकर दिए थे। यही पहनना, खूब जमेंगे तुम पर। उसका आग्रह मैं वैसे भी नहीं टाल सकती थी, खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए। सच कहूं तो मेरी डूबने को तैयार नौका को पतवार भी उसी ने दी थी। अभी भी सब कुछ सपने सा लगता है। आरती जी, अभी 3 महीने हैं आपके पास। खूब जोशपूर्ण स्पीच तैयार करिएगा। आज कहां से कहां पहुंच गया है देश, विज्ञान में, विकास में, और विदेशों में भारत की छवि के रोज नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। आखिर ये गर्व करने का दिन है। कार्यक्रम प्रबंधक आशीष जी ने जब मुझसे ये कहा था, तब मेरे अंदर भी जोश भर गया था। आशीष जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। वे फेसबुक पर मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं थे। कोविड के बाद से शुरू हुए तमाम ऑनलाइन कार्यक्रमों में मेरे वक्तव्य सुनकर, उनके द्वारा मुझ पर भरोसा करके मेरा चयन किया जाना मेरी जिम्मेदारी को बढ़ा रहा था। मैंने भी बड़े मन से शुरू किया था लिखना। अपना वक्तव्य नारी केंद्रित रखने की सोची थी, वे भी आम जीवन से जुड़ी जमीनी कथाएं। इस खास कार्यक्रम के लिए न जाने कितनी किताबें पढ़ी थी, इंटरनेट पर कितने सर्च किए थे, आंख कान की रडार से कितनी जिंदगियों से संपर्क साधा था। आखिरकार मेरे लिए भी ये खास दिन था। स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़े कार्यक्रम में, जहां प्रतिष्ठित गणमान्य श्रोता हों और मंच पर मेरे अलावा देश के नामी गिरामी वरिष्ठ साहित्यकार हों, मुझे बुलाया जाना मेरे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। इसलिए मैं तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरा उल्लास दोहरा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वक्तव्य तैयार करते करते सशक्त नायिका पर मेरे कुछ नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, जिस पर मेरा अगला उपन्यास आधारित था, जिसे मैं पिछले 5 सालों से लिखने की कोशिश कर रही थी, जो बार बार लिखते लिखते छूट जाता था। अब जीतेगी मेरी नायिकाएं और दुनिया की तमाम स्त्रियां। प्रेरणा ने आशा की लौ को प्रदीप्त कर दिया। उद्धरण वक्तव्य में अपनी जगह बनाने लगे, जिनमें कुछ अतीत से निकले थे और कुछ भविष्य के गर्भ से जन्म लेने वाले थे। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक उठी थीं। एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में वक्तव्य देती नायिका और करतल ध्वनि से स्वागत करता पूरा ऑडिटोरियम। पर वक्त की कहानी कुछ और थी। कार्यक्रम से ठीक 15 दिन पहले आशीष जी का फिर फोन आया। आरती जी, एक बड़ी खबर देनी है। मंत्री निपुण प्रदेशी जी की भी स्वीकृति मिल गई है। ये हमारे कार्यक्रम और संस्था के लिए बहुत बड़ी बात है। खुशी में मेरे होठ आधे ही खुले थे कि हाँ, अब थोड़ी फेरबदल की गई है। अब निपुण जी का कद देखते हुए आपका समय 5-6 मिनट का कर दिया गया है। समय का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद लंच भी है और हम चाहते हैं कि निपुण जी लंच करके ही जाएं। जी जरूर, कहते हुए मैंने फोन रख दिया। 5 वक्ता, उसमें अकेली स्त्री में, उसको भी समय मात्र 5 मिनट। नाम मात्र प्रतिनिधित्व। 20 मिनट के वक्तव्य को काट छाट कर 5 और 4 मिनट के 2 ड्राफ्ट बनाने थे, ताकि अगर समय 1-2 मिनट और भी कम मिले तो भी अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाऊं। पर मन था कि इस ऑपरेशन के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वहीं एक और झटका मेरी प्रतीक्षा में था। मात्र 15 दिन पहले सोशल मीडिया पर कार्यक्रम के कार्ड शेयर किए जाते ही जैसे हंगामा हो गया। हर दूसरी पोस्ट पर मेरे नाम की चर्चा थी। कार्यक्रम में इतने वरिष्ठों के बीच आरती का चयन कैसे हो गया? आखिर एक चर्चित उपन्यास और 3 कविता संग्रह लिखने वाली आरती ने ऐसा क्या उखाड़ लिया है जो उसका चयन किया गया है? अगर युवा प्रतिनिधित्व भी है, तो 44 साल की आरती आखिर युवा कैसे मान ली गई? क्या हो युवा की परिभाषा?
दोस्तों और जानकारों की बधाइयों के बीच में उड़ते हुए ताने भी आए थे। आरती से ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम तो उसे सीधा साधा समझते थे। अरे आशीष जी के बारे में आप नहीं जानती। सुंदर महिला को उपकृत करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। अब आशीष जी को भी क्या दोष दें जब ये महिलाएं नाम सम्मान और मंच के लिए। उफ, मेरी उम्र, मेरी योग्यता और मेरे चरित्र पर भी सवाल दागे जा रहे थे। दबे छुपे ये खबरें मुझ तक भी आ गई थी कि ऐसा कहने वालों में मेरी साहित्यिक सखी रश्मिका भी थी, जिससे कहानियों पर लंबी चर्चा होती थी, जिसके साथ ही मैं इक्का दुक्का कार्यक्रमों में जाती थी। वह तो मुझे अच्छे से जानती थी। फिर मेरा मन हुआ कि जवाब में एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखूं, पर क्या फायदा जब लोग अपने झूठ के आईने से ही दुनिया देख रहे हों। हमने योग्य से योग्य स्त्री की सफलता के पीछे एक लिजलिजा कारण खोज लिया है। न जाने क्यों कार्यक्रम को जैसे तैसे निपटाकर लिखना छोड़ देने का ख्याल मेरे मन में बार बार हावी होने लगा। शायद थक गई थी लॉबी गुट समूह संप्रदाय झेलते झेलते। क्या कहूं इसे, संवेदनशील लोगों की असंवेदनशील अकुलाहटें। यहां तक भी कितनी मुश्किल से आई थी, कितने ताने, कितने दंश, कितना विरोध। आसान तो नहीं रहा। क्यों लोग मेरे पीछे। एक कार्यक्रम के लिए इतना मूल्य। विचारों ने विचारों को झटका। अपमान, निराशा, क्रोध को जब्त कर मैंने लैपटॉप खोला और पिछली कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जहां नायिका ने किसी भी तरह के आरोपों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। भरी सभा में उसने ऐलान करते हुए कहा था, तुम्हारे कहने पर मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगी। जिनका शौक उंगलियां उठाना है, उनकी उंगलियां या तो वक्त के साथ अकड़कर पत्थर हो जाएंगी या खुद ब खुद झुक जाएंगी। पर मन अपने ही शब्दों से इतर अतीत की यात्रा पर निकल गया। जिंदगी का कोई सुखद अध्याय, कोई पिछला अध्याय भले ही ना खोलता हो, पर दुख में बड़ा एका होता है। हर बार पुराने दुख समेट लेता है। कॉलेज के दिन रह रहकर मन पर दस्तक दे रहे थे। जब वाइवा बढ़िया होने की बात मैंने सहपाठी राजीव को बताई थी, तो उसने होठ तिरछे करके कहा था, तुम्हारा तो अच्छा होना ही था, बस एक बार मुस्कुरा देती, नंबर तो यूं ही दे देता। नंबरों का टोटा तो हम लोगों का रहता है जी। राजीव, तुम भी? एक धक्का लगा था। घर आकर कितना रोई थी, पर पिताजी से अपना दुख नहीं बांट सकती थी। वे मनु संहिता पर अटके थे, जहां स्त्री के लिए कोई वर्ण नहीं था। उसे तो पानी होना था, हर आकार हर स्वरूप में ढलने के लिए। माँ की आंखों का पानी प्रेरणा बनकर मेरी आंखों में उतरा था। माँ उम्र भर नदी रही, पर मैंने उस नदी के पानी को अंजुलि में भरकर सागर होने का संकल्प लिया था। पढ़ने का भूत सवार हो गया था। नंबरों से मेरी मार्कशीट भरने लगी थी और ट्रॉफीज से अलमारी। मैं कामयाब होकर ये कहानी बदलना चाहती थी। अफसोस, पिताजी का सपना मेरे सपने के ऊपर हावी हो गया। एक ऐसा छाता बनकर सवार हो गया जिसने मेरे सपनों की सारी धूप रोक ली। पिताजी का सपना मेरी अच्छे घर में शादी थी। एक ऐसा कर्तव्य जिसे पूरा किए बिना उन्हें ईश्वर के दरबार में हाजिरी नहीं मिलेगी। उनके हिसाब से नौकरी, नाम, पैसा से कहीं अधिक प्यार करने वाला साथी बहुत जरूरी होता है जीवन के लिए। ये अलग बात है कि माँ को इनमें से कुछ नहीं मिला था। उससे भी अलग बात है कि उन्होंने कुछ कभी चाहा ही नहीं। उनकी चाहना के दांत बचपन में ही तोड़ दिए गए थे। वे परिभाषाओं को ही ओढ़ती बिछाती तहाती धरती रही ताउम्र। और मुझे सास और ददिया सास की जिम्मेदारी के बीच साल भीतर गोद में आई रूपाली। मेरी डिग्री कौन सी अलमारी में रखी है ये भी याद नहीं रहा। रूपाली जब थोड़ी बड़ी हुई तो शब्द किसी निर्झर की तरह फूटे थे, जो मुझे अपने प्रवाह में बहाए लिए जा रहे थे। पर आज इन आरोपों से उपजा दुख साकेत से भी नहीं बांट सकती थी। उनका एक ही तर्क होता, लिखना छोड़ भी दो यार। मतलब? मैं पलटकर पूछती। मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम्हें इतना परेशान देखता हूं तो लगता है कि कहाँ इन झंझटों में पड़ गई हो। तुम तो वैसे ही घर की रानी हो, और मेरे दिल की भी।
साकेत अपनी उठी हुई त्योरियों को मुस्कुराहट में बदल देते और मैं त्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम देव न जानम, पुरुष चरित्रम स्त्री भाग्यम देव न जानम के संदर्भों में समझने का प्रयास करती। शायद स्त्री लिखती तो यही लिखती। साकेत के शब्दों की वर्क यूं ही चढ़ती हटती रहती और मैं शब्दों से उनका मन टटोलती रहती। ये सब क्या है आरती? थक हार कर जब ऑफिस से घर आओ तो घर कबाड़ खाने की तरह बिखरा मिलता है। जहां देखो किताबें, लैपटॉप, नोटबुक बिखरी पड़ी रहती हैं। घर को किताब घर बना रखा है। उस रोज सुबह सुबह टूर से लौटकर आए साकेत ने पलंग पर मेरी किताबों को देखकर चिल्लाते हुए कहा था, वो लिखते लिखते हटाती हूँ, बस 2 मिनट। मैंने जल्दी जल्दी पलंग पर बिखरी किताबें हटाते हुए कहा, कभी अम्मा के पास भी बैठ लिया करो। क्या हर समय किताबों में जूझती रहती हो? बैठती तो हूँ साकेत। शाम का समय अम्मा और रूपाली को पार्क ले जाती हूँ, तब तो पूरा समय उन्हीं का होता है। फिर चलते चलते दिन में भी बातें हो ही जाती हैं। मैंने अपना तर्क देने की कोशिश की थी। रहने दो रहने दो, जब अपना बुढ़ापा आएगा तब पता चलेगा कि अकेलापन क्या होता है। पूरे दिन भर में केवल 1 घंटा है तुम्हारे पास, बस। और रूपाली की तो तुम बात ही ना करो। मैथ्स में बस 24 नंबर आए हैं उसके 30 में से। शर्मा जी की बेटी 30 में 30 लाई है। मैंने तो कह दिया शर्मा जी से, आप भाग्यशाली हैं भाई साहब, भाभी जी बच्ची को पढ़ाने का पूरा ध्यान रखती हैं। मैं पलटकर कहना चाहती थी कि ऑफिस से आने के बाद तुम भी तो अम्मा के पास बैठ सकते हो ना साकेत, पर तुम तो घर आकर मोबाइल और टीवी में ही लगे रहते हो। और रूपाली, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि इस बार मैथ्स के पेपर के दिन रूपाली को तेज बुखार था? बच्ची ने फिर भी कितना अच्छा किया है। और हाँ, शर्मा जी की पत्नी बच्चों पर बहुत ध्यान देती है। तुम्हारी तारीफ सही है, पर मैं भी शव्या के पति के उसके हर कदम पर साथ खड़े होने से बहुत इम्प्रेस्ड हूं साकेत। पर नहीं कहा, पहले कई बार कहकर देख चुकी हूं। नक्कार खाने में तूती की आवाज से बढ़कर कभी साबित नहीं हुआ है कुछ भी कहना। शायद इसलिए कहने से बेहतर मुझे गुस्से को जब्त कर किसी कहानी में लग जाना लगने लगा था। लिखना मेरा जुनून था या खुद को खाली करने का जरिया, नहीं पता, पर शब्दों में मुझे माँ की गोद सा सुकून मिलता था। उस दिन भी बुझे कदमों से साकेत को चाय का प्याला थमाकर मैं फिर लैपटॉप के पास लौट आई। लिखने की जगह पुरानी कहानियों के प्रूफ देखने लगी। अचरज, मेरी नायिकाएं जिस तरह उतारू रहती थीं, कैरियर बनाए बिना नहीं करूंगी शादी, आर्थिक स्वतंत्रता सबसे जरूरी है स्त्री के लिए, क्यों उसका काम पति की नज़र में सम्मानित नहीं है। अपनी ही पुरानी कहानी पर नजर चली गई। नायिका की माँ दामाद से कह रही थी, बिटिया को लिखना पसंद है लाला जी, तो काहे मुंह बिचकात हो, आपकी सेवा टहल में तो कोई कमी बेसी नहीं रखत है। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगा। सिर झुकाकर कहने वाले दामाद को बेटे के रूप में ढलते देख खुशी के आंसू छलक आए थे। कहानी से निकली तो अम्मा की किसी से फोन पर बात करने की आवाज सुनाई दी। किसी का कुछ पता चलत है क्या? भाग में जो लिखा होत है झेलना ही पड़त है। यही तो। अम्मा की आवाज से लग रहा था कि फोन के दूसरे सिरे पर कोई शुभ समाचार नहीं है। मैं चुपचाप उनके पास खड़ी हो गई। क्या हुआ? अम्मा के फोन रखते ही मैंने पूछा। अरे अपन गांव की चंदेश्वरी की बिटिया राजबाला नहीं रही। ब्याह के बाद जाने कौन रोग पकड़ लिया, ना हंसती ना ठीक से खाती। बीमारी बढ़ी तो घरे पठाए गए। कहाँ चंदेश्वरी रोवत रहत थी कि हमारे सामने बिटिया के हाथ पीले हो जाएं। अब देखो, सामने बिटिया ही चली गई। अब तो औलाद का दुख छाती पर लेके ही ऊपर जाना है। बताते बताते अम्मा ने अपने आंसू पोंछे। मैं कुछ देर उनके पास बैठी रही। पीठ पर हाथ फेरते हुए कुछ कहने का भी मन नहीं हुआ। दुख थिराने में समय लगता है। दोपहर हो रही थी। मैं अम्मा के लिए खाना लेने किचन में चली गई। खाना परोसने के लिए अलमारी से थाली निकाल रही थी कि पीछे से माँ की 13वीं में मिली ट्रे दिखाई दी। पहले बहुत पीछे छुपा कर रखी थी, कभी दिख जाती तो हड़बड़ा कर पीछे कर देती। धीरे धीरे देखकर अनदेखा करना सीख गई थी।
पर आज जैसे पूरे अस्तित्व पर छा गई। भाई भाभीियों ने दी थी माँ की 13वीं पर। ट्रे में रखकर दी थी सुंदर लाल साड़ी, लाल बिंदी का पत्ता, चूड़ियाँ, बिछुए और पायलें। माँ सुहागन जो गई थी, सबको तसल्ली इसी बात की थी। ये अलग बात है कि उम्र मात्र 57 साल थी। 13वीं का सामान देखकर भाई भाइयों की, आने जाने वालों ने खूब तारीफ की थी। दिल खोलकर दिया है नंदों को। हाँ दिया तो था, पर माँ खुद कहाँ स्वतंत्र रही कुछ भी देने को। छोटी बहन बिट्टू की शादी में माँ ने बचे हुए रसगुल्ले मेरे साथ बांध दिए थे। रसगुल्ले जल्दी खराब नहीं होते और साकेत को बहुत पसंद भी थे। दोनों भाभियों ने चकचक शुरू कर दी थी। सब लड़की के साथ बांध दो, पोते पंती तो कुछ है ही नहीं। यहाँ अभी इतने लोग आएंगे जाएंगे, 4 दिन नाश्ता चाय बनाने का झंझट नहीं रहेगा। माँ यही रहने दो, वैसे भी साकेत आजकल मीठा कम ही खा रहे हैं। माँ ने भी चुपचाप रख लिए। कितने विवादों को माँ की चुप्पी टालती रही थी। पिता और बेटे बहुओं की सख्त निगरानी में रही थी माँ, जिनके नाम पर मकान था, कागजों में भी और बाहर लगे संगमरमर के पट्टे पर भी, सुमित्रा निवास। जिंदगी भर सबकी इच्छा के आगे डर डर कर चलने वाली माँ, जाते जाते अपने जैसा धैर्य, सबको साथ कर चलने की कला और मेरी उंगलियों में वही स्वाद खुलेआम दे गई। रूपाली अक्सर कहती है, मम्मी आपने बिल्कुल नानी जैसा बनाया है। मैं रूपाली का माथा चूमकर अध खुले होठों से मुस्कुराती। पीड़ा और खुशी जब दोनों साथ हों तो होठ अक्सर तय नहीं कर पाते हैं कि हंसना है या रोना है। अम्मा को खाना देकर अपने कमरे में आ गई। कुछ किताबें उठा ली और पन्ने पलटने लगी। जहां पौराणिक कथाओं में समकालीन स्त्री का निर्माण हो रहा था, द्रौपदी, सीता, गांधारी, उत्तरा, सरुमिष्ठा, माधवी, उर्मिला इतिहास के गर्भ से निकलकर नव भविष्य का आह्वान कर रही थी। और इधर राजबाला किसी अज्ञात बीमारी से जूझती चुपचाप चली गई। शीला भी तो ऐसी ही थी, अब कहाँ होगी, कैसी होगी। अचानक पचमढ़ी में मिली शीला ने मन पर दस्तक दी। उन दिनों रूपाली के एग्जाम्स खत्म ही हुए थे। पिता पुत्री ने पचमढ़ी घूमने का प्रोग्राम बना लिया। दरअसल साकेत के ऑफिस का 15 दिन का टूर था। रूपाली ने जिद की और हम सब साथ हो लिए। गर्मी की छुट्टियां भी थी। ऑफिस की तरफ से टेम्परेरी फ्लैट वगैरह मिल गया था। सासू माँ साथ गई थी तो खाने पीने का चार्ज मैंने अपने ही हाथ में रखा था। एक तो इसके उसके हाथ का खाना वे खाती नहीं थी और बाजार का उन्हें सूट नहीं करता था। बस शीला आती थी सफाई बर्तन करने। पचमढ़ी के आसपास के झरने, सुरम्य प्रकृति, खुली सड़कें मन पर भावों की दस्तक देती रही। सृजन का सृजन से नाता जो ठहरा। उस रोज मैं देर से सोकर उठी थी। ठंडी हवा ने मन को सहलाया और एक लंबी अमावस के बाद लेखनी ने अंगड़ाई ली थी। घर में कोई नहीं था। सासू माँ और रूपाली पार्क गए थे और साकेत ऑफिस। शीला किचन में बर्तन साफ कर रही थी। माकूल समय पाकर मेरी कहानी की नायिका आगे बढ़ चली थी, पर बर्तनों की टनटनाहट मेरे सोचने में बाधा डाल रही थी। तभी घंटी बजी। शीला की भाभी थी। शीला के दरवाजा खोलते ही वहीं से ही जोर जोर से बताने लगी, देखो करची से कैसे मारा है तुम्हारे भैया ने। एक क्षण को शीला का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। फिर उसने अपने भाई के लिए गालियां निकालना शुरू किया। साले सब दारू पी के पड़े रहते हैं, औरत पर ही सब मर्दानगी टूटती है, देखो कैसे मारा है। उसकी भाभी ने भी अनुसरण कर जी भर भला बुरा कहा। फिर दोनों हंस दी। मेरे कान मेरी आंखें बन गए। उनका हंसना मेरी नायिका की तरह अपनी किसी उपलब्धि पर होने वाली प्रसन्नता नहीं था, न ही नायक के प्रति प्रेम का कोई सूचक, न ही जीवन के प्रति अनुराग। उसका हंसना चट्टान फाड़कर निकले किसी नन्हे अंकुर की सी जिजीविषा थी। जीवन के तमाम संघर्षों में उन्होंने हंसने की आदत डाल रखी है। जहां दिन के खाने के बाद रात के खाने का ठौर न हो, वहां रोना भी विलासिता है। पता नहीं क्यों मैं उठ खड़ी हुई और जाकर उन्हें टोका। क्यों पिटती हो तुम लोग, क्यों नहीं करती विद्रोह? जवाब में वे हंसी। हम लोगों में तो ऐसा ही चलता है दीदी, सबके आदमी मारते हैं। मेरे घर से 4 घर छोड़कर रहती है सुनैना। पहला पति पीटता था, फिर उसने वो ले लिया। अरे वही क्या कहते हैं आप लोग? हाँ वही,
डिफोर्स, फिर दूसरी शादी कर ली, अब वो भी पीटता है। अब बताओ कितनी बार लेगी डिफोर्स? फिर 100 बातों की एक बात, जो प्यार करता है मारने का हक भी तो उसी को है। उफ, हम परिभाषाओं में जीने वाले लोग। प्यार की भी कैसी परिभाषा बना रखी है हमने। दिल तो किया कि उसे गले से लगा लूं, पर खुद पर नियंत्रण रखते हुए मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसे लिखी जा रही कहानी के बारे में बताने लगी। मैंने उसे बताया, मेरी नायिका ने पिटने का विरोध किया है, वह बढ़ चुकी है आगे। वे फिर हंसी। वो कर सकती है दीदी, क्योंकि आप उसके लौटने के दरवाजे खोल देती हैं। एक ठोस जमीन दिखती है उसे, पर हकीकत में जो जहां जैसे फंस गया है उसे लौटने नहीं देते लोग। दूसरी बार तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पैरों के नीचे से जमीन और खिसका देते हैं। बर्तन निपटाकर शीला और उसकी भाभी चली गईं। मेरी कहानी की नायिका कीबोर्ड पर ठिठक कर खड़ी रह गई, ठगी सी। फिर पचमढ़ी में दोबारा कदम नहीं बढ़ाए उसने। घर लौटकर मैंने कई विधाओं में कितना कुछ लिखा, पर कहानी की नायिका आगे नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी। कर्तव्य के साथ साथ उसने भी रुके हुए कदम बढ़ाए थे, पर फिर और पिछले 15 दिनों से तो जैसे सब कुछ थम गया था। शायद श्रव्या ने भी गौर किया था, इसलिए मुझसे मिलने आई थी। ठंडी पुडिंग खाते हुए श्रव्या ने ही झकझोरा था मुझे। तेरी कहानियों का क्या हुआ? वहीं अटकी पड़ी है। क्यों? क्या कहूं, है मुट्ठी भर सशक्त नायिकाएं, पर कुछ नहीं बदलता जिंदगी में। असली जिंदगी में लगभग सभी कहानियां वैसी की वैसी ही तो हैं। कुछ देर हमारे बीच चुप्पी पसरी रही, और खुद मैं भी वैसी ही तो हूं, डरती घबराती रुकती, सबकी अनुमति की प्रतीक्षा में, कहीं ठिठकी सी खड़ी। उदासी की एक रेखा मेरे चेहरे पर बनी, मिटी फिर बनी। ऐसा क्यों कहती हो? कितनी जगह पढ़ा है, साहित्य समाज को समृद्ध करता है और समाज साहित्य को। पर कितने ही उदाहरण देखे हैं, लगातार देख रही हूं। किस किस का नाम लूं? हंसकर पिटती शीला, चुपचाप मौत को गले लगाती राजबाला, और लगभग लिखना छोड़ने का मन बना चुकी मैं। आखिर क्या बदला है? मैं देर तक अपने नाखून से जमीन कुरेदने की कोशिश करती रही। श्रव्या जानती है, जब मैं निराशा में जाने लगती हूं तो यही करती हूं। शायद इसलिए वह उस दिन काफी देर मेरे साथ बैठी रही। उसने ही बातों का रुख मोड़ा था। रूपाली और उसकी बेटी दिव्या की बातों के बीच कब उसने मेरे मन को सहला दिया, पता ही नहीं चला। उस दिन हमने बहुत सी बातें करी। शायद श्रव्या का ही असर था कि मैंने अपने वक्तव्य को एडिट की कैंची से बार बार गुजारना शुरू किया। जितना समय मिला है उतने में ही जितना कुछ बोल सकती हूँ बोलूंगी। पहला कदम भले ही छोटा हो, उसके बाद तो दूसरा ही पड़ता है। मैंने रस्सी का एक सिरा थाम लिया था, पर रस्सी की धार दोनों तरफ से थी। अंतिम 10 दिन एक तरफ मैं थी, कुंभकार सी, दूसरी तरफ समय की बदलती परिस्थितियों की माटी, जो मेरी चाक के काबू में नहीं थी। कार्यक्रम से मात्र कुछ दिन पहले काली सुबह ने दस्तक दी। एक विभत्स रेप केस के दर्द से देश दहल गया था। एक एक डिटेल जैसे जैसे निकल कर आ रहे थे, रूह तक कांप गई थी। एक स्त्री, एक बेटी की मां होने के नाते शब्द मौन हो गए थे। फिर वही सब, निराशा, हताशा, क्रोध। तुम्हारा कार्यक्रम कब है? ऑफिस से आते ही साकेत ने पूछा। 15 अगस्त को। कैसे जाओगी? मुझे भी ऑफिस जाना है। मैं कैब कर लूंगी। कैब? कैब भी कहाँ सेफ है। मैं चला जाता हूँ कैब से, तुम्हारे लिए जान पहचान के ड्राइवर का इंतजाम करता हूँ। थैंक यू, मैंने धीरे से कहा। थैंक यू वैंक यू कुछ नहीं। अब ये कार्यक्रम में जाना बंद करो, बहुत हो गया घूमना फिरना। अगर कुछ हो गया, जो होगा सो तो झेलना ही पड़ेगा। इज्जत पर और पलीता लग जाएगा। ट्रोल, तिकड़म, घूमना फिरना, इज्जत, एक ही घटना से जुड़े सारे शब्द मेरे लिए थे। सारे के सारे दैत्यकार, एक न एक द्वारा ले लिए जाना मेरी नियति। फोन की घंटी बजी तो मेरी तंद्रा टूटी। मैं कब से कबर्ड खोले खड़ी थी। फोन पर साकेत थे। जल्दी तैयार हो जाना, रामलाल को भेजा है, वह तुम्हें ले जाएगा। मैंने कपड़े निकाले, तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई। मैं अपना वक्तव्य पढ़ती जा रही थी, पर अंतर्मन में कुछ और ही शब्द चल रहे थे। कोलकाता रेप केस, दिल्ली रेप केस, बुलंदशहर रेप केस,
और घर में। मन हटाने की कोशिश की तो हाई स्कूल में टॉप करने वाली लड़की की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ओलंपिक में सोना जीतने से रह जाने वाली महान खिलाड़ी पर अपमानजनक पोस्ट, तो गर्भ में मार दी जाने वाली बच्चियां, पढ़ाई छुड़ाकर ब्याह दी गई लड़कियां। मैं वक्तव्य को बार बार पढ़ रही थी, पर मेरे अंदर बहुत कुछ टूट रहा था और नए शब्दों में गढ़ रहा था। खुद से ही घबराकर मैंने फाइल बंद कर दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। पेड़ों को देखकर कुछ सुकून मिला ही था कि तभी ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। गाड़ी समारोह स्थल पर आ चुकी थी। वहां काफी भीड़ थी। आमतौर पर साहित्यिक कार्यक्रमों में इतने लोग नहीं होते, पर एक तो यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम था और दूसरे मंत्री जी की वजह से भी आने वालों की संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई थी। कुछ लोग हॉल में बैठकर गप्प कर रहे थे और कुछ बाहर लॉबी में खड़े होकर। मैं भी जाकर एक तरफ बैठ गई। कुछ परिचित हाय हेलो करके चले गए। आशीष जी काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें बैठने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। चाय पीते हुए लोग एक दूसरे से बातें करने, फोटो खींचने खिंचाने में व्यस्त थे। हंसते मुस्कुराते चेहरों के बीच कुछ साहित्यिक चर्चाएं हो रही थीं और कुछ खुसबुस गुपचाप बातें। लोग एक दूसरे से फोन नंबर ले दे रहे थे। एक पल को मुझे लगा कि हम मात्र एक दूसरे के फोन की गैलरी में सेव कॉन्टैक्ट नंबर हैं। सेव किए जाने से डिलीट किए जाने तक की इस जीवन यात्रा में उपयोगिता ही हमारी धड़कनें हैं। उपयोगिता खत्म और यात्रा खत्म। तभी रश्मिका दिखी। तिरंगे रंग की साड़ी उस पर फब रही थी। मुझे बधाई देकर भीड़ में गुम हो गई। काफी देर तक लोगों का मुआयना करने के बाद घड़ी पर नजर डाली तो 2 बज रहे थे। ये तो कार्यक्रम समाप्त होने का समय था और अभी तक कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ था। मैं धीरे से उठकर आशीष जी के पास गई। नमस्ते सर, कार्यक्रम कब शुरू होगा? अरे आरती जी आप, नमस्कार नमस्कार। मंत्री जी आते ही होंगे, बस तुरंत शुरू कर देंगे। आज उन्हें कई कार्यक्रम अटेंड करने थे, हमें इतना समय दे दिया यही बहुत है। आपने चाय वाय पीजिए, समोसा स्पेशल है आज का। जी सर पी ली। मेरे कहने से पहले ही वे आगे बढ़ गए थे। मंत्री जी करीब 3 बजे आए, तब कार्यक्रम शुरू हुआ। ये अलग बात है कि जरा जरा सी देर में जरूरी काम याद आने वाले लोगों को कोई जरूरी काम याद नहीं आया। हॉल अभी भी ठसाठस भरा था, बल्कि लोग पीछे सीढ़ियों पर भी खड़े थे। वैसे मेरा मोबाइल साइलेंट था। स्टेज पर जाने से पहले चेक किया। 5 मिस्ड कॉल थे, 2 रामपाल के और 3 साकेत के। साकेत के मैसेज भी थे। रामपाल जा रहा है, उसका टाइम हो गया है। कब तक निपटेगा? अपना तो मेम साहब बनकर बैठी हो, मुझे ही ड्राइवरी करनी पड़ेगी। साकेत के गुस्से का ख्याल आते ही दिल घबरा गया। आज तो घर पहुंचने पर शामत आना तय है। जल्दी से मोबाइल स्विच ऑफ किया और स्टेज पर चढ़ गई। कौन क्या बोल रहा है ये मुझे सुनाई नहीं दिया। सुनाई दिया तो इतना कि आशीष जी मेरे कान में कह रहे हैं कि मंत्री जी आपसे पहले बोलेंगे क्योंकि उन्हें कहीं और जाना है। मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। तीनों वक्ताओं के बाद मंत्री जी ने माइक थाम लिया। उनके वक्तव्य में देश दुनिया साहित्य और महिलाओं के विकास के किस्से थे और हॉल में तालियां गूंज रही थीं। अंत में उन्होंने मुझे सुनने की गुजारिश करते हुए किसी और कार्यक्रम में जाने के लिए श्रोताओं से क्षमा मांगी। मैं पोडियम के पास आकर खड़ी हो गई। मंत्री जी अपना सामान हाथ में लेकर उतरने लगे। उनके उतरते ही आशीष जी उनके पीछे लपके। भीड़ का एक बड़ा हिस्सा भी उनके पीछे लगभग दौड़ पड़ा। कॉन्टैक्ट की इस दुनिया में एक नई लेखिका को सुनने से कहीं अधिक जरूरी उनके लिए मंत्री जी से परिचय बढ़ाना था। मैं पोडियम पर खड़ी हूँ। हॉल खाली होता जा रहा है। मंत्री जी के लिए लंच के डोंगे खुल चुके हैं। छोले पुलाव पनीर के खुशबू हॉल में भर रही है। मैं जड़वत खड़ी हूँ। क्या बोलूं? कौन सुनेगा? किसके लिए की थी इतनी मगजमारी? किसके लिए पिए थे ट्रोलिंग के कड़वे घूंट? के ख्याल मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। मेरी आंखें डबडबा रही हैं। मेरे शब्द मौन हैं और मैं बस जाते हुए लोगों को देखती जा रही हूँ। तभी अचेतन से शैव्या झांकती है। पर तू ये भी तो सोच, जब हम पानी में पत्थर डालते हैं तब हमें ये कहाँ पता होता है कि भंवर कितनी दूर तक जाएगी। रिपल इफेक्ट याद है ना? और मैं निकलने को बेताब अपने आंसुओं को जब्त करते हुए माइक थामती हूँ। नमस्कार। जो लोग अभी भी यहाँ मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।
दरअसल महिलाओं को बोलने का बहुत कम अवसर मिलता है और सुने जाने का उससे भी कम। ऐसे में जो सुनने को तैयार हैं उनका आभार तो बनता ही है। जो बोलना चाहती थी वे शब्द बेमानी लग रहे हैं। आज़ाद देश में महिलाएं कहाँ हैं आज़ाद? अभी भी सारा संघर्ष उस आज़ादी को पाने का है। आज़ादी की ओर बढ़ी महिला की यात्रा गिराए जाने, उठने, लड़खड़ाने, संघर्ष के लहूलुहान पैरों से आगे बढ़ने की कहानी है। अनवरत चलती एक रिले रेस, उसी रिले रेस की एक मशान लेखनी ने भी थामी है, जो कीबोर्ड पर एक सपना देखती है। मेरा अनस्क्रिप्टेड वक्तव्य आगे बढ़ रहा है। मंच पर बैठे दो वक्ताओं की गर्दनें मेरी ओर मुड़ गई हैं। बाहर जाते हुए लोग रुक गए हैं। हॉल का शोर थोड़ा सा कम हुआ है। कीबोर्ड से उतरकर नायिका मेरे अंदर समाती जा रही है और बोलती जा रही है। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका वंदना बाजपेयी जी की लिखी कहानी कीबोर्ड पर नायिका। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।